चाहे मैंने उसे घर में आने दिया हो, अपने साथ रहने दिया हो, या फिर उसके तकिए के नीचे छुपी आत्मरक्षा वाली छुरी देखी हो, मैंने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। मेरे इस भरोसे और अपनापन ने बाय वे के दिल को जैसे भर दिया। उसका गला रुक सा गया। वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, ढेर सारी शुक्रिया वाली बातें, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पाया। उसके कानों में अचानक उसकी नई की कही बात गूंज उठी, जिंदगी में अगर एक सही इंसान मिल जाए तो वही सबसे बड़ी किस्मत होती है। बचपन में उसे समझ नहीं आता था कि उसके माता पिता हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। तब उसकी नानी यही जवाब देती थी, और आज उसे आखिरकार वो बात समझ आ गई। ऐसी खुशी बहुत कम लोगों को पूरी जिंदगी में मिल पाती है, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे वो मिला। उसने गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया, फिर धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और उस फल काटने वाली छुरी को, जो कभी उसे झूठा सुरक्षा का एहसास देती थी, चुपचाप उठाकर अलमारी की दराज में रख दिया। अब उसे उस ठंडी चीज की जरूरत नहीं थी। जब वो वापस लिविंग रूम में आई, मैं फ्रिज से 2 दही की बोतलें निकाल रहा था। मैं मुस्कुराया, एक बोतल खोली और उसके ढक्कन पे लगी दही उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, खाने के बाद दही पीना शरीर के लिए अच्छा होता है, लो इसे चाट लो, बर्बाद मत करो। बाई वे कुछ पल तक बस उस ढक्कन को देखती रह गई। पीली हल्की रोशनी में मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और हाथ में पकड़ा ढक्कन हल्के से हिला रहा था। उसके कान लाल हो गए। वह धीरे से झुकी और जैसे ही उसकी जीभ ने दही को छुआ, हल्की मीठी खट्टी स्वाद उसकी जुबान पर फैल गई। उसे ऐसे देखना जैसे कोई छोटी बिल्ली मासूमियत से दूध चाट रही हो, मुझे कुछ देर के लिए खो जाने पर मजबूर कर गया। मैं हंसते हुए बोला, मुझे लगा तुम्हें प्लेन फ्लेवर पसंद नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए मीठा वाला खोला। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अपनी बोतल खोली और एक ही सांस में पीने लगा। वह अचानक मेरे होठों के पास लगी दही देख बैठी, फिर बिना सोचे टिश्यू उठाया और धीरे से मेरे होंठ साफ कर दिए। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, वह तुरंत पीछे हट गई, शर्माते हुए वापस सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथ से बोतल पकड़कर धीरे धीरे दही पीने लगी। ऊपर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन मुझे साफ पता था उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही था। मैं मजे लेते हुए उसे देखता रहा। मेरी नजर उसके हल्के कांपते घुटनों से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची और वह शर्म से अपने खुले टखनों को आपस में रगड़ने लगी। उसकी घबराहट मुझे साफ दिखाई दे रही थी और वो मुझे बेहद प्यारी लग रही थी। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठ गया। मिस मेड, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर सो सकता हूँ? खाना खाने के बाद सीधे लेटने में मजा नहीं आता, बस किसी का सहारा मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बाई वे ने शर्माते हुए धीरे से सर हिलाया। जैसे ही मैं उसके कंधे पर झुका, मेरे बाल उसकी गर्दन को छू गए। उसका पूरा शरीर अचानक सख्त हो गया, जैसे उसकी नसों में बहता खून भी रुक गया हो। मेरी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं और वह बस अपनी सांसों को रोककर मेरी लय के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। ये 5 मिनट उसके लिए बेहद छोटे भी थे और बेहद लंबे भी। खिड़की से आती हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। कुछ लटें मेरे माथे पर आकर गिर गईं। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। वह शरारत से मुस्कुराई और अपनी उंगलियों से बाल हटाकर मेरे माथे पर हल्के हल्के घुमाने लगी। लेकिन तभी मैं अचानक कर बदल गया और मेरा माथा सीधे उसके गालों से चला। मेरा आधा सिर तो उसके सीने पर टिक गया था। अचानक मुझे एक हल्की सी खास खुशबू महसूस हुई। मैं झटके से जाग गया और जैसे ही अपनी हालत समझ आई, तुरंत सीधा बैठ गया। सॉरी, मैं सच में सो गया था। मैं घबराकर जल्दी से अलग हो गया। वह हल्का सा मुस्कुराई। तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी हालत भी कुछ अलग नहीं है। अगर तुम मेरे सहारे इतनी जल्दी सो गए तो थोड़ा और सो लेते। उसकी हथेली धीरे से मेरे गाल पर टिक गई। उस स्पर्श में एक अजीब सी नरमी थी जो दिल को सुकून दे रही थी। मैं मुस्कुराया और बिना कुछ कहे दोबारा आंख बंद कर ली। पिछले जन्म में एक क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मुझे हर पल सतर्क रहना पड़ता था। मेरी नींद हमेशा बहुत हल्की रहती थी, लेकिन ये पहली बार था जब मैं किसी के पास इतना जल्दी और इतनी शांति से सो गया था। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहरों के बीच बाय वे भी मेरे कंधे से टिककर सो गई। पता नहीं कब मैं पूरी तरह लेट गया था। मेरा सिर उसकी मुलायम गोद पर टिका हुआ था और मैं करवट लेकर उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई तकिया पकड़कर सोता है। मेरे दोनों हाथ उसकी पतली कमर को कसकर थामे हुए थे। जब बाय वे की आंख खुली और उसने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने मुझे हटाया नहीं। उल्टा उसने धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। मुझे ऐसे मासूमियत से उससे लिपटा देख उसका दिल जैसे पूरी तरह पिघल गया। तभी अचानक अलार्म बज उठा। मैं झटके से नींद से जाग गया। जैसे ही एहसास हुआ कि मैं किसी नरम चीज को पकड़े हुए हूँ और मेरा सिर उसकी गोद में रखा है, मैं डरकर तुरंत सोफे से नीचे कूद पड़ा। अरे सावधान, मैं सिर खुजलाते हुए शर्मिंदा आवाज में बोला। मेरी सोने की आदत इतनी खराब कब से हो गई? मेरी हालत बिल्कुल बेवकूफों जैसी लग रही थी। मैं तुरंत भागकर वॉशरूम गया और चेहरे पर पानी मारा। जब वापस बाहर आया तो देखा बाई मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसे मेरी हरकतों से जरा भी बुरा नहीं लगा था। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। सच कहूं तो मुझे डर था कि कहीं मेरी जरूरत से ज्यादा नजदीकी उसे असहज न कर दे, लेकिन अब उसकी फीलिंग साफ समझ आ चुकी थी और उसी पर मैंने मन में एक फैसला कर लिया। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारा सामान ले आते हैं। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी ने बाय वे के पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग को एक भारी और उदास रंग में रंग दिया था। जैसे जैसे हम उसके घर के करीब पहुंच रहे थे, मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसके कदम और भी भारी होते जा रहे थे। उसकी चाल कठोर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उस शांत सीढ़ियों वाले गलियारे में उसकी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कुछ पड़ोसी आते जाते हमें बार बार घूर रहे थे। नीचे रहने वाली एक औरत हंसते हुए बोली, अरे शावे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा हैंडसम निकला। बाई वे का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बस सिर और नीचे झुका लिया। मैंने उन फालतू बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका हाथ पकड़कर सीधे चौथी मंजिल तक ले गया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि पूरे रास्ते उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। फिर भी मैं बिना गलती किए सीधे उसके घर के सामने आकर रुक गया। 402 नंबर के दरवाजे के सामने पहुंचकर बाई वे ने कांपते हाथों से चाबी निकाली, लेकिन डर की वजह से उसका हाथ इतना कांप रहा था कि चाबी बार बार की होल से टकराकर हट जा रही थी। मैं समझ सकता था उसके लिए उस दरवाजे का खुलना कितना भारी था।
उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। उसे खुद नहीं पता था दरवाजे के पीछे उसका इंतजार क्या कर रहा है। उसे यूं जमे खड़े देखकर मैंने सीधे आगे बढ़कर खुद दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही घर में सन्नाटा था। बाय वे ने राहत की लंबी सांस ली। कम से कम अभी उसे अपनी माँ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सोच ने उसके तनाव को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और लगभग 7 साल का एक छोटा लड़का बाहर आया। वो उसका सौतेला छोटा भाई था। ली मिंगड्यू, दीदी आप इतने दिनों से कहाँ थी? एक दोस्त के घर। मम्मी पापा कहाँ है? चाहे उसके माता पिता उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करते हैं, वह फिर भी अपने छोटे भाई को दिल से प्यार करती थी। लेकिन हर बार उसे देखकर उसे वो सारे पल याद आ जाते जब उसके माता पिता अपने बेटे को प्यार देते हुए उसे नजरअंदाज करते थे। इस वजह से उसका दिल हमेशा उलझा रहता था। लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी पापा अस्पताल में हैं, मम्मी शायद थोड़ी देर में वापस आकर खाना बनाएंगी। फिर उसने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा। ये हैंडसम भैया क्या दीदी के बॉयफ्रेंड है? ये सुनते ही बायरे का चेहरा और लाल हो गया। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा। जब उसने देखा कि मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने भी सफाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी माँ जल्द वापस आने वाली है, वह घबरा गई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। ली फोंगजी पहले से ही बेहद अस्थिर मानसिक हालत में जी रही थी। अपने पति बाई चेंगफोंग की बेफाई ने उसके भीतर सालों से गुस्सा, दर्द और असुरक्षा भर दी थी। वो बाहर से भले सामान्य दिखती हो, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट चुकी थी। उस रात जब उसने बायरे का फोन उठाया तो शुरुआत में उसका इरादा सिर्फ यूं ही देखने का था, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां गैलरी में जाकर रुक गईं। स्क्रीन पर मेरी कई तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें दूर से चुपके से ली गई थी, कुछ क्लासरूम की थीं और कुछ में मैं बस सामान्य तरीके से मुस्कुरा रहा था। लेकिन उन तस्वीरों में छिपी बायरे की भावनाएं किसी से छिप नहीं सकती थी। उन्हें देखते ही ली फेंजी की आंखों का रंग बदल गया, जैसे उसके भीतर दबा हुआ कोई घाव अचानक फिर से फट गया हो। उसकी सांसें भारी होने लगी, उंगलियां कांपने लगी और फिर वो पूरी तरह फट पड़ी। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। तुम भी बिल्कुल अपने बाप जैसी निकली। बायरे वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वह समझाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन ली फोंगजी उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। सालों से जमा दर्द, विश्वासघात और नफरत सब उस पर बाईवे पर टूट पड़े। वह लगातार चीखती रही। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई औरत की पागलपन भरी चीख थी। मर्दों पर भरोसा करोगी, अंत में वो तुम्हें भी फेंक देगा। सब एक जैसे होते हैं। बाईवे की आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने ली फोंगजी को और भड़का दिया। अचानक उसने डाइनिंग टेबल पर रखा फ्रूट नाइफ उठा लिया। उसकी आंखों में उस समय डरावनी सनक भरी हुई थी। मैं तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूंगी। वह लगभग चीखते हुए बाईवे की तरफ बढ़ी। बाईवे डर के मारे पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी ली गांग दौड़कर बीच में आ गया। फोंगजी, होश में आओ। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर नाइफ छीनने की कोशिश की, लेकिन ली फोंगजी उस समय अपना संतुलन खो चुकी थी। दोनों के बीच जोरदार धक्का मुक्की होने दी। अगले ही पल छुरी का रुख अचानक बदल गया और फिर छपाक, तेज धार सीधा ली गांग के पेट में घुस गई। पूरा कमरा एक पल में शांत हो गया। ली गांग लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। उसके कपड़ों से तेजी से खून बहने लगा। फर्श पर लाल रंग फैलता चला गया। हवा में खून की गंध भर गई। ली फोंगजी की आंखों की सनक उसी पल टूट गई। उसने कांपते हाथों से अपने खून से सने हाथों को देखा, फिर जमीन पर पड़े ली गांग को। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। वह वहीं खून के पास घुटनों के बल गिर पड़ी और रोने लगी। असल में ली गांग ने बाई वे को बचाने के लिए खुद को बीच में नहीं डाला था। वह सिर्फ अपनी पत्नी को हत्या करने से रोकना चाहता था। वह ली फोंगजी से सालों से एक तरफा प्यार करता था, इतना गहरा कि उसकी पागलपन भरी हालत में भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस प्यार में बाई वे के लिए कभी जगह नहीं थी। बाई वे वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ खून था, चीखें थीं और टूटता हुआ परिवार था। तभी ली फोंगजी ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने बाई वे को ऐसे घूरा मानो सारी बर्बादी की वजह वही हो। फिर वह हिस्टेरिकली चीखी, तू अपशकुनी है, दूर हो जा मेरी नजरों से, जितना दूर जा सकती है चली जा। उस रात बिना पैसे, बिना किसी सहारे बाई वे को घर से निकाल दिया गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह अकेली सड़क पर खड़ी थी। बारिश का पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठंड उसके दिल के अंदर उतर चुकी थी। मैंने उन दर्दनाक यादों को सिर झटक कर दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। कमरे में कुछ पल तक भारी सन्नाटा छाया रहा। बाई वे ने जल्दी से अपने छोटे भाई ली मिंग्यू को वापस कमरे में जाकर होमवर्क करने को कहा। लड़का मासूमियत से सिर हिलाकर अंदर चला गया। उसके जाते ही बाई वे ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। कमरे में हल्की सी किताबों और पुराने परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू थी। यह कमरा बहुत साधारण था, लेकिन हर चीज बेहद साफ सुथरी और करीने से रखी हुई थी। बाई वे ने जल्दी से बिस्तर के नीचे रखा एक गुलाबी सूटकेस बाहर निकाला, फिर घबराहट में कपड़े समेटने लगी। उसकी हर हरकत में जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह डर रही हो कि अगले ही पल उसकी माँ वापस आ जाएगी। मैं चुपचाप कमरे में नजर दौड़ाता रहा। तभी मेरी नजर दराज में रखी एक छोटी सी डायरी पर जाकर ठहर गई। डायरी पर छोटा सा लॉक लगा हुआ था। उसे देखते ही मेरे मन में पिछले जन्म की यादें तैर गईं। उसकी मौत के बाद मैंने यही डायरी पढ़ी थी। उसके हर पन्ने में बाई वे की दबाई हुई भावनाएं भरी थी। उसमें उसने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां लिख रखी थी, सिर्फ इसलिए ताकि खुद को जीने की वजह दे सके। जब भी वो टूटती, वह डायरी खोलकर खुद को समझाती कि दुनिया पूरी तरह अंधेरी नहीं है। इस जन्म में मैंने उस डायरी को छुआ तक नहीं। मैं उसकी निजी दुनिया का सम्मान करना चाहता था। बाई वे कपड़े समेटने में लगी रही, जबकि मैं चुपचाप उसकी पसंदीदा किताबें और नोटबुक्स चुनकर अलग रखने लगा। कौन सी किताब उसके लिए जरूरी है, कौन सी नोटबुक वह हमेशा अपने साथ रखती है, मुझे सब याद था। कुछ देर बाद जब बाई वे ने सूटकेस बंद किया और
और पीछे मुड़ी तो उसकी नजर उन चीजों पर पड़ी जिन्हें मैंने अलग रखा था। वह एक पल के लिए वहीं रुक गई, क्योंकि जो चीजें मैंने चुनी थी वो बिल्कुल वही थी जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहती थी। बाकी सब सामान पीछे छूट सकता था, लेकिन ये चीजें नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई। उसे अचानक एहसास हुआ जिस तरह वह चुपचाप मुझे देखती और समझती रही थी, उसी तरह मैं भी हमेशा उसे ध्यान से देखता आया था। उसने धीरे से होंठ काटे, फिर नजरें झुका ली। कमरे का माहौल अचानक बेहद नरम हो गया। सामान पैक करने के बाद बाई वे ने मेज से एक कागज उठाया। कुछ पल सोचने के बाद उसने उस पर छोटे छोटे शब्दों में एक नोट लिखा। उसकी उंगलियां लिखते समय हल्के से कांप रही थी। शायद उसके दिल में अभी भी अपनी माँ के लिए उम्मीद का एक छोटा हिस्सा बाकी था। नोट लिखने के बाद उसने उसे फोल्ड किया और बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर उसने सूटकेस का हैंडल पकड़ा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन साथ ही एक फैसला भी। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक मेन डोर का लॉक घूमने की आवाज आई। अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने ली फौजी खड़ी थी। पूरा माहौल एक पल में जम गया। बाईवे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां सूटकेस के हैंडल पर कस गईं, जबकि ली फौजी भी दरवाजे पर खड़ी हमें देखती रह गई। कुछ सेकंड तक घर में मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। तभी कमरे के अंदर से छोटे ली मिंग्यू की आवाज आई, मम्मी मुझे भूख लगी है। उस मासूम आवाज ने कमरे में जमी हुई डरावनी खामोशी को तोड़ दिया। ली फौजी ने गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती नरमी लाई, फिर बेटे की तरफ मुड़कर धीमी आवाज में बोली, मम्मी अभी खाना बनाती है, तुम पहले कमरे जाओ। उसकी आवाज में माँ वाला स्नेह साफ था। ली मिंग्यू मासूमियत से सिर हिलाकर वापस कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ, ली फोंगजी के चेहरे की सारी नरमी गायब हो गई। उसकी आंखें फिर ठंडी और भारी हो गई। वह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसकी नजर पहले सूटकेस पे गई, फिर बाय वे पर टिक गई। ये सब क्या है? उसकी आवाज दबे हुए गुस्से से कांप रही थी। अब इतनी बड़ी हो गई हो कि घर छोड़कर भाग जाओगी? एक लड़का मिला नहीं कि उसके साथ रहने निकल पड़ी। बाय वे ने होठ भींच लिए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके कानों में अभी भी उस रात की वही आवाज गूंज रही थी, दूर हो जा मेरी नजरों से। ली फोंगजी अचानक आगे बढ़ी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जन्म देने के लिए कितना सा था? 10 महीने पेट में रखा तुम्हें, और आज तुम बिना पूछे ऐसे चली जाओगी? उसकी आवाज धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी। तुम्हारी नजरों में अब मैं मारी नहीं रही? बाय वे की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाई। वह इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसे डांटा जा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में बची हुई माँ की आखिरी नरम याद भी टूट रही थी। वह झगड़ा नहीं करना चाहती थी, वह अपनी माँ से नफरत नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस चुपचाप आंसू बहाती रही। उसे उस हालत में देखकर मेरे भीतर का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। मैं आगे बढ़ा और शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, आंटी बाई वे ने ये रास्ता खुद नहीं चुना, उसे इस हालत तक पहुंचाने वाले आप लोग हैं। ली फोंगजी ने तुरंत मेरी तरफ घूर कर देखा। मुझे तुम्हारे जैसे अमीर घर के लड़कों की असलियत अच्छी तरह पता है। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। जब तक मन भरा नहीं होता तब तक प्यार जताते रहते हो, फिर एक दिन खिलौने की तरह छोड़ देते हो। उसने बाई वे की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे क्या? मेरा हाल देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आया? ये लड़का भी एक दिन तुम्हें छोड़ देगा, अभी भी समय है, वापस आ जाओ। बाई वे ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था। उसे यकीन था मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से आंसू पोंछे। फिर ली फोंगजी की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, मैं बड़े बड़े वादे करने वालों में से नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी भर कभी नहीं बदलूंगा, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, जब तक बाई वे मेरे साथ है मैं उसे सिर्फ अच्छी यादें दूंगा, उसके हिस्से में डर नहीं आने दूंगा। ली फोंगजी ने ठंडी हंसी हंसी, बहुत अच्छी बातें कर लेते हो। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। मैंने बिना नजरें हटाए सीधे उसकी आंखों में देखा। तो फिर मैं भी साफ कह देता हूँ आंटी। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपी दृढ़ता साफ महसूस की जा सकती थी। बाय वे अब बालिग है, उसके पास अपनी नौकरी है, अपनी कमाई है, कानूनन उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने का पूरा हक है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ली फोंगजी का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता चला गया। मैंने आगे कहा, अगर आप माँ बनकर उससे प्यार करना चाहती हैं तो मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उसे अपनी मर्जी से चलने वाली कठपुतली बनाकर रखना चाहती हैं। मैं बाय का हाथ मजबूती से थाम लिया। तो माफ कीजिए, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। ली फोंगजी का शरीर गुस्से से कांप उठा। उसकी नजर अचानक डाइनिंग टेबल पर पड़े उस पेपर पर गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और उसे उठा लिया। कागज पर बाय वे की साफ लिखावट थी। उसमें उसने अपनी नौकरी, सैलरी और आगे खुद रहने का फैसला लिखा था। मासिक वेतन 6000। ये लाइन पढ़ते ही ली फोंगजी की आंखें हल्के से फैल गईं। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी हमेशा चुप रहने वाली बेटी सच में घर छोड़ने की हिम्मत कर चुकी है। उस पतले और कमजोर दिखने वाले शरीर के अंदर इतनी जिद और हिम्मत छिपी हुई थी। कुछ सेकंड तक वह बस चुपचाप उस पेपर को देखती रही। फिर अचानक उसने सिर उठाया और लगभग चीख पड़ी, अच्छा अब पैसे कमाने लगी हो तो माँ की जरूरत नहीं रही। मुझे कानून मत सिखाओ। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। अगर तुम इसे यहाँ से ले गए तो मैं पुलिस लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। मैंने उसकी बात शांत चेहरे से सुनी, फिर धीरे से कहा, आप पुलिस बुलाना चाहती हैं? बुलाइए, लेकिन क्या आपने सोचा है इसका असर ली मिंग्यू पर क्या पड़ेगा? ये सुनते ही ली फोंगजी अचानक चुप हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखकर आगे कहा, वो अभी छोटा है। क्या आप चाहती हैं कि कल स्कूल में लोग उसके परिवार के बारे में बातें करें, उसके दोस्त उसे अलग नजरों से देखें? मेरे शब्द सीधे उसकी सबसे कमजोर जगह पर लगे, क्योंकि चाहे वो बाय वे के साथ कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अपने बेटे के लिए उसके मन में बेहद प्रोटेक्टिव भावना थी। उसका चेहरा धीरे धीरे ढहने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा कमजोर पड़ गया। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है ठीक है। उसने गुस्से और दर्द में कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाना है ना तो जाओ, दोनों चले जाओ।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। लेकिन याद रखना, उसने बाई वे की तरफ देखकर कहा, जब ये अमीर लड़का तुमसे खेलकर ऊब जाएगा तब रोती हुई वापस मत आना। बाई वे का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने झुककर फर्श पर गिरे टूटे कप के एक बड़े टुकड़े को उठाया और धीरे से कहा, आंटी आप गलत समझ रही हैं। मैं बाई वे को किसी सोने के पिंजरे में बंद नहीं करना चाहता। मैंने उसकी तरफ देखकर साफ आवाज में कहा, मैं उसे पंख देना चाहता हूँ ताकि वो खुद अपनी दुनिया तक उड़ सके। मेरी बात सुनते ही बाई वे की आंखें भर आईं। उसकी पलकों पर अभी भी आंसू चमक रहे थे, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा उम्मीद थी। अचानक उसने हिम्मत करके मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर बिना पीछे देखे सूटकेस खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे से ली फोंगजी की टूटी हुई आवाज गूंजी, सब चले जाओ, सब मुझे छोड़कर चले जाओ। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा थकान थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय बाई वे बार बार होठ काट रही थी, मानो खुद को रोने से रोक रही हो। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, उसकी पकड़ मेरे हाथ पर और मजबूत होती चली गई। हम अभी दूसरी मंजिल तक ही पहुंचे थे कि ऊपर से अचानक एक टूटी हुई कांपती आवाज सुनाई दी, चिंग चिंग। वह आवाज इतनी अचानक और दर्द से भरी थी कि सीढ़ियों के पास बैठी चिड़िया तक फड़फड़ाकर उड़ गई। बाई वे का पूरा शरीर उसी पल जम गया। उसके हाथ से सूटकेस लगभग छूट गया। मैंने साफ महसूस किया, उसकी उंगलियां अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। ऊपर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। ली फोंगजी लगभग भागती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। जल्दबाजी में उसका पैर लड़खड़ा गया और उसका माथा दीवार से टकरा गया। हल्का सा खून भी निकल आया, लेकिन उसे उसकी परवाह तक नहीं थी। वह लड़खड़ाते हुए सिर बाई वे के सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चिंग चिंग मत जाओ। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मम्मी से गलती हो गई, मम्मी अब तुम्हें नहीं डांटेगी, प्लीज मत जाओ। जैसे ही बाई वे ने चिंग चिंग नाम सुना, उसकी आंखों में दबे हुए आंसू पूरी तरह टूट गए। वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं कुछ कदम दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसी पर मुझे महसूस हुआ अभी मेरे सामने खड़ी ली फोंगजी कुछ देर पहले वाली फोंगजी से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज, यहाँ तक कि बाई वे को पकड़ने का तरीका भी बदल चुका था। उसमें अब वो पागलपन भरा गुस्सा नहीं था, बस एक टूटी हुई माँ का डर था जो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। बाद में मुझे पता चला, लंबे समय तक मानसिक आघात झेलने की वजह से ली फेंगजी की पर्सनालिटी बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके भीतर अलग अलग पर्सनालिटीज बन रही थी और उनमें से एक पर्सनालिटी ऐसी थी जो सच में बाई वे से बेहद प्यार करती थी। लेकिन वो पर्सनालिटी सिर्फ तब सामने आती थी जब बाई वे पूरी तरह टूट जाती या उसे खोने का डर बहुत गहरा हो जाता। मम्मी मुझे माफ कर दो, बाई वे रोते हुए बोली, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं यहीं रही तो शायद सच में टूट जाऊंगी। ली फोंगजी की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे, लेकिन इस बार उसने बाई वे को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद उसके अंदर की वो माँ समझ चुकी थी कि उसकी बेटी अब सच में बहुत दर्द सह चुकी है। बाई वे ने धीरे से कहा, मैं साइकोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक दिन मेरी असली माँ हमेशा के लिए वापस आ जाए। ये सुनते ही ली फेंगजी पूरी तरह रो पड़ी। उसने कांपते हाथों से बाई वे का चेहरा पकड़ा, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार विनती थी, दुश्मनी नहीं। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसका ध्यान रखना, ये बच्ची कभी अपनी तकलीफ किसी को बताती नहीं, इसलिए तुम्हें खुद समझना होगा कि वो कब टूट रही है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं इसको ली फोंगजी ने धीरे से हमारा हाथ एक साथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उस स्पर्श में पहली बार माँ जैसी गर्माहट थी। फिर उसने बाई वे के सूटकेस पर लगे छोटे सनी डॉल कीचेन को हल्के से छुआ और आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। जाओ, इस बार खुशी से जीना। बाई वे सीढ़ियां उतरते समय बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में पहले जैसा डर नहीं था। उनमें एक अजीब सी राहत घुल चुकी थी, मानो सालों से उसके सीने पर रखा भारी पत्थर आखिरकार थोड़ा हल्का हुआ हो। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़क किनारे लगे पीले स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी बारिश के बाद गीली सड़क पर फैल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बाई वे का मूड पहले से बिल्कुल अलग था। जैसे हम अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकले, वह अचानक मेरे बिल्कुल करीब आ गई। एक हाथ से सूटकेस पकड़े हुए, दूसरे हाथ से उसने मेरा बाजू कसकर पकड़ लिया। उसकी चाल हल्की हो चुकी थी, मानो वह सच में किसी पिंजरे से निकलकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अब भी थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान लौट आई थी। उसे इस तरह देखकर मेरे चेहरे पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद हम सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर ने रियर मिरर से हमें देखा, फिर हंसते हुए बोला, लगता है आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। बाई वे तुरंत शर्म से लाल हो गई। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। टैक्सी चलने के बाद भी मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। वो एहसास बहुत हल्का था, लेकिन बेहद खतरनाक, जैसे अंधेरे में कोई शिकारी चुपचाप अपने शिकार पर नजर रखे बैठा हो। तुम क्या देख रहे हो? बाई ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। क्या सच में ये मेरा वहम था? मैंने आखिरी बार खिड़की के बाहर नजर डाली और मन की शंका को दबा लिया। अगले सीन में MC क्लासरूम में कुछ सोच रहा होता है, तभी जब रात का प्री स्टडी बेल बजा, कक्षा में किताबों की स्याही की गंध और भारी सी पन्ने पलटने की आवाज भर गई थी। बाई वे मेरी दाईं तरफ बैठी थी और बड़े ध्यान से अपनी गलतियों की कॉपी ठीक कर रही थी। दोपहर में उस दबाव भरे घर से निकलने के बाद वो सचमुच ऐसे लग रही थी जैसे लंबे समय बाद सूरज की रोशनी में आई कोई पौधा हो। उसके बालों की एक एक लट तक हल्की लग रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी हल्का महसूस नहीं कर पा रहा था। टैक्सी से उतरने के बाद से ही वही सांप जैसी ठंडी निगाह मेरी गर्दन से चिपकी हुई महसूस हो रही थी। मेरी पुलिस इंस्टिंक्ट मुझे साफ बता रही थी कोई हमारा पीछा करते हुए स्कूल तक आ चुका था। मैंने कैजुअल दिखने की कोशिश की और हाथ में पकड़ी कार्बन पेन को कस लिया, लेकिन नजरें क्लासरूम के सामने वाले कांच की परछाई पर टिक गईं। गलियारे की लाइट अब तक बुझी नहीं थी। इसका मतलब था कि कोई अभी भी मॉनिटरिंग ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा हमारी दिशा को चुपचाप देख रहा था। नानचिंग
इस फिजिक्स क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड एनालिसिस करते समय मुझे लगता है एक फ्रिक्शन फैक्टर छूट गया है, जरा देखोगे? वो मेरे पास झुकते हुए बोली। उसके पास हल्की सी सिट्रस की खुशबू थी। मैंने उसका रफ पेपर लिया और उसी पल सामने वाले कांच में काले रेनकोट पहने एक परछाई की झलक पकड़ ली। वो परछाई तुरंत दीवार के पीछे सिमट गई। तुमने यहाँ इंक्लाइन की स्टैटिक फ्रिक्शन को नजरअंदाज किया है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक इतना कठिन भी नहीं है, मैंने धीमे से कहा। फिर उसकी ओर झुककर बोला, अगले 5 मिनट में चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी सीट से बिल्कुल मत उठना। कुछ हुआ है क्या? उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम कहाँ जा रहे हो? डर मत, मैं बस एक ऐसे आदमी को पकड़ने जा रहा हूँ जो बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है। याद रखना, क्लासरूम में लोग ज्यादा हैं, तुम्हारे लिए अभी सबसे सुरक्षित जगह यही है। मैंने उसे जवाब देने का मौका दिए बिना अचानक कुर्सी खींची और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। गलियारे में कदम रखते ही मेरे चेहरे की नरमी पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह वही ठंडापन आ गया जो पिछली जिंदगी में एक सीरियल किलर को देखकर भी नहीं कांपता था। मैंने जानबूझकर अपने कदम भारी किए और गलियारे के सबसे सुनसान हिस्से यानी साइंस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। वहां रोशनी कम थी और सीसीटीवी भी काफी समय से खराब था। अगर वो पीछा करने वाला कुछ करने की सोच रहा था तो वही जगह उसके लिए सबसे अच्छा शिकार मैदान थी। जैसे ही मैं साइंस बिल्डिंग को जोड़ने वाले ठंडे और अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचा, पीछे से बेहद हल्की लेकिन जानबूझकर दबाई हुई कदमों की आवाज आई। रबर के जूतों का पानी वाली जमीन पर रगड़ना उस खाली कॉरिडोर में साफ गूंज रहा था। मैंने उपहास किया, शिकार फंस गया। मैंने केमिस्ट्री लैब का दरवाजा धक्का देकर खोला और दरवाजे के पीछे की ब्लाइंड स्पॉट में छिप गया। 10 सेकंड बाद एक रफ हाथ ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और एक कमजोर सी टॉर्च बीम भीतर झांकी। अभी मैं दरवाजे के पीछे से एकदम बाहर निकला और बाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। उंगलियों की ताकत से मैंने उसे जोर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। दर्द से भरी एक दबाई हुई कराह निकली और टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी। मैंने बिना रुके दाएं हाथ से उसकी गर्दन के पीछे पकड़ बनाई और उसके शरीर के आगे झुकने की गति का फायदा उठाकर घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। वह पूरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसके सीने पर पैर रख दिया और उसे फर्श पर दबोच लिया। फिर नीचे झुककर टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली। उस दर्द से तड़पते चेहरे को देखकर मेरी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। जमीन पर पड़ा इंसान बायवे का स्टेपफादर ली गांग था। वही आदमी जो पिछले शुक्रवार की तूफानी रात में अपनी पागल हो चुकी पत्नी को बचाने की कोशिश करते हुए खुद चाकू का घाव झेल चुका था। उसका पेट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। वह दर्द से पसीने में भीगा हुआ था, फिर भी उसकी लाल लाल आंखें मुझे ही घूर रही थी और उसकी रेनकोट की जेब से एक तेज छुरा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। आंटी अभी अस्पताल में जख्म भर रही हैं। तुम हॉस्पिटल बेड पर आराम करने की बजाय अधजले घाव के साथ स्कूल में मेरा पीछा करने क्यों आए? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? उसकी हालत देखकर पिछली जिंदगी के सारे टूटे हुए क्लूज एक ही पल में फिर से आपस में जुड़ने लगे। उस तूफानी रात की धुंधली तस्वीर मेरे दिमाग में फिर से जिंदा हो गई। क्या उस रात बारिश में काला रेनकोट पहने और सीसीटीवी से बचकर बाईवे को मारने वाला असली कातिल कोई सड़क छाप गुंडा नहीं बल्कि यही पत्नी के लिए पागल हो चुका स्टेपफादर था? क्या उस रात वह भी आज की तरह अस्पताल से चुपचाप निकलकर बाईवे के पीछे लग गया था? मैंने एक पल भी देर नहीं की, सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। हत्या की कोशिश और चाकू लेकर पीछा करने के आरोप में ली गांग को पुलिस गाड़ी में बैठा दिया गया। लेकिन गाड़ी के जाते ही मेरे सीने में खिंची हुई नस ढीली नहीं पड़ी। अगली सुबह मैंने आधा दिन की छुट्टी ले ली और अपने पिता की सिटी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल में फैमिली वेरिफिकेशन के बहाने मॉनिटरिंग रूम तक पहुंच गया। मैं अभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता था कि वही असली कातिल है। आखिर पिछले जन्म में जांच के दौरान उसकी मोटिव को पहले ही नकार दिया गया था और उसके पास एक साफ एलिबी भी था। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना था कि पिछले शुक्रवार की रात वो असल में कर क्या रहा था। भाई कृपा करके पिछले शुक्रवार रात 8 से 10 बजे तक इमरजेंसी ऑपरेशन कॉरिडोर की फुटेज दिखा दो। स्क्रीन पर फुटेज बदलती रही। 8:15 पर खून से लथपथ ली गांग को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। 8:40 तक रूम की रेड लाइट लगातार जलती रही। कुछ नर्सेस ब्लड बैग्स लेकर अंदर बाहर आती रही। 9:20 पर ली गांग को ऑपरेशन रूम से बाहर लाया गया। उसके शरीर में ट्यूब लगी हुई थी और उसे मॉनिटर रूम में भेज दिया गया। वह 11 बजे तक वहीं रहा। मॉनिटर रूम के दरवाजे से कोई बाहर नहीं आया, कोई अंदर भी नहीं गया। इतने बुरी तरह घायल इंसान का अस्पताल की तीसरी मंजिल की बालकनी से कूदना नामुमकिन था। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बाईवे की मौत का समय उसी रात लगभग 10:30 बताया गया था। इसका मतलब साफ था, उस तूफानी रात में ली गांग हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था। वो किसी हालत में भी गलियों में जाकर बाईवे का पीछा नहीं कर सकता था। अगर कातिल ली गांग नहीं था तो फिर कौन था? अस्पताल की इमारत से बाहर निकलते समय दोपहर की तेज धूप मेरी आंखों को चुभ रही थी। ली गांग का परफेक्ट एलिबी मेरे सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। तो फिर पिछली जिंदगी की उस बारिश में छिपा असली कातिल कौन था? ऐसी स्थिति में जहां दुश्मन अंधेरे में हो और मैं खुली रोशनी में, यह अनिश्चित भय किसी दानव के सामने खड़े होने से भी ज्यादा परेशान कर रहा था। मैंने घर का दरवाजा खोला। अंदर गहरी शांति थी। हवा में हल्की सी बाथ जल की खुशबू तैर रही थी। मैं दबे कदमों से गेस्ट रूम में गया। बाईवे कंबल में सिमटी हुई दोपहर की नींद ले रही थी। उसकी नींद बेचैन थी। लंबी पलकों में हल्की हल्की कंपकंपी थी और वह अनजाने में कंबल के किनारे को पकड़े हुए थी। उसके शांत लेकिन नाजुक से चेहरे को देखकर मेरे भीतर की तलखी काफी हद तक कम हो गई। मैं उसके पास जाकर गिरा हुआ कंबल ठीक करने ही वाला था कि सिर उठाते ही मेरी नजर गेस्ट रूम की खिड़की पर पड़ी। मैं एकदम से ठिठक गया। दोपहर की धूप तिरछी होकर कांच पर पड़ रही थी। खिड़की के बाहर की सतह पर धूल से भरा एक हल्का सा साफ उंगली का निशान दिख रहा था। मेरे पूरे शरीर के रोए एकदम खड़े हो गए। मैंने सांस रोक ली और तुरंत मुड़कर बाहर निकल आया।
घर के बाहर लगे ग्रीनरी वाले हिस्से तक गया और वाकई गेस्ट रूम की खिड़की के नीचे ग्रास के किनारे कुछ पौधे तिरछे कुचले हुए थे। मिट्टी पर बिखरे हुए कदमों के निशान साफ दिख रहे थे। उन निशानों की दिशा बिल्कुल उसी खिड़की की तरफ थी जहाँ बाय वे अभी अभी सो रही थी। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह इंसान अभी यहीं खड़ा था। उसने कांच पर हाथ रखा था। पतले से कांच के उस पार से वह भीतर सोती हुई लड़की को घूर रहा था। जो खतरे का एहसास मेरे भीतर भर उठा। उसने जैसे मुझे लहर की तरह घेर लिया। वह यहाँ तक पीछा करते हुए आ गया था। हालांकि सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन जानबूझकर छिपे हुए किसी घातक दुश्मन को रोकना आसान नहीं था। मैं अब यूं ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था। उस दोपहर मैंने सीधे डिजिटल मार्केट जाकर 3 बड़े बॉक्सेस टॉप ग्रेड इक्विपमेंट के खरीद लिए। नाइट विजन, इंफ्रारेड, एचडी कैमरास, विंडो वाइब्रेशन सेंसिंग अलार्म्स और कई दूसरे सिक्योरिटी डिवाइसेस। मैंने खुद ही घर के चारों तरफ और हॉल के अंदर वायरिंग खींचना शुरू कर दिया। बाय वे दोपहर की नींद से जागी और बाहर निकलकर हैरानी से बोली, तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे कैमरा क्यों लगा रहे हो? मैंने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मुझे थोड़ा पैरानोया है। नीचे वाला फ्लोर आसान तो है, लेकिन सिक्योरिटी जितनी ज्यादा हो, चोरों से बचाव उतना ही अच्छा रहता है। जरा सीढ़ी पकड़ा दो। तुम्हें डर नहीं लगता कि घर में मैं सुरक्षित हूँ? पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? जब मैं लिविंग रूम की छत के कोने में कैमरा लगा रहा था तो मुझे ऊंचाई पर किसी सहारे की जरूरत थी। बाय वे टिपटॉप पर उठकर मुझे वायर पकड़ाने लगी। उसकी हरकतें जरा ज्यादा थी और उसकी हल्की सी झुकती नेकलाइन से उसकी कॉलर बोन का हिस्सा साफ दिख रहा था। मैं ऊपर से नीचे देख रहा था और अनजाने में मेरा गला सूख गया। ठीक है, मैं अभी नीचे उतरता हूँ। सीढ़ी से उतरते समय मेरी नजर अनजाने में फिर बाय वे पर चली गई। उसने मेरी नजर महसूस की और दौर चेहरा झट से लाल पड़ गया। वो चौंक कर सीढ़ी छोड़ बैठी। मैं थोड़ा असंतुलित हुआ और सीधे नीचे गिर ही जाता कि बाय वे ने झट से बाहें फैला दी। मैं उससे जा डराया और आधे शरीर का भार उसके ऊपर आ गया। सावधान, वो घबराकर बोली, कहीं पैर तो नहीं मुड़ गया? पैर नहीं मुड़ा, बस अभी थोड़ा डर लगा था। अब बस टांगे कमजोर लग रही हैं। तुम तो बड़ी बदतमीजी कर रहे हो, उसने शर्म से मुंह बनाते हुए कहा। बातों बातों नहीं। उसकी पतली सी हथेलियां हल्के से मेरी कमर के पीछे आ गई और उसने मुझे संभाल लिया। उसकी बाहों की गर्मी और उसकी हल्की सी खुशबू ने आज पूरे दिन की मेरी बेचैनी को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। शाम को खाने के बाद मैं सोफा पर बैठकर मॉनिटर के स्प्लिट स्क्रीन फुटेज देखने लगा। बाय वे ने ताजी स्ट्रॉबेरीज की प्लेट धोकर रखी और बड़े ध्यान से एक टूथपिक पर सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी उठाकर मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दी। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था। घर के बाहर लॉन, चारों तरफ के ब्लाइंड स्पॉट्स और हर वह कोना जहां से कोई अंदर घुस सकता था, सब जगह कैमरास की साफ निगरानी में थी। अगर वो फुटप्रिंट्स वाला शैडो फिर से आया तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। बाय वे, घर में मेरे अलावा जो भी डोर खोले किसी के लिए मत खोलना, किसी के लिए भी नहीं, समझ गई? दोपहर की धूप से गर्म हुई सड़क पर हम स्कूल की तरफ चल रहे थे। बाय वे मेरे साथ चलते हुए कभी कभी अपने स्कूल बैग की स्ट्रैप ठीक करती और कभी दिन भर के रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताती, लेकिन मैं जरा भी हल्का महसूस नहीं कर पा रहा था। घर से निकलते ही वही सांप जैसी सुई चुभने वाली निगाह मेरी गर्दन से चिपक गई थी। अंदर की तरफ चलो, बाहर गाड़ियां ज्यादा हैं। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ? हथेली तो पूरी तरह पसीने से भीग गई है। कुछ नहीं, दोपहर में ये कैमरास वगैरह लगाते समय आराम नहीं मिला। चलो जल्दी। पहली क्लास टीचर की थी। लेट होने पर डांट पड़ती। मैं बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन नजरें सड़क किनारे की दुकानों और ग्रीनरी के ब्लाइंड कॉर्नर्स पर लगातार घूम रही थी। कोई नहीं था। फिर भी वो चिकनी सी जहरीले सांप जैसी अनुभूति झूठ नहीं बोल सकती थी। जैसे ही हम स्कूल गेट में घुसे, जियांग यन की वही तेज चिल्लाती आवाज बिल्डिंग की छाया से गूंज उठी। वह भागता हुआ मेरे सामने आया। चेहरा एक्साइटमेंट से लाल था और बोलते बोलते हाँफ रहा था, गुनाचंग भाई तू कमाल है। तूने जो फ्यूजिटिव वाली क्लू दी थी वो सच निकली। पुलिस डिपार्टमेंट में तो तहलका मच गया है। वही निकला जो 3 प्रांतों में कई लोगों की जान लेकर भाग रहा था। पकड़ा गया? ये सुनते ही जियांग यान का जोश आधा उतर गया। वहाँ की जगह सच में अजीब थी। पुलिस ने पूरा पुराना इलाका सील कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन हम तो पास तक नहीं जा पाए। और वो आदमी ऐसे गायब हुआ जैसे धरती निकल गई हो। सुना है उसकी एंटी सर्वेलेंस क्षमता बहुत ज्यादा थी। घेरा सिकुड़ने से कुछ मिनट पहले ही वो गंदे नाले में कूदकर सीवर से भाग निकला। मेरे मन में अचानक ठंड उतर आई। जियांग यान की बातों ने मेरी सारी उम्मीदें जैसे एक झटके में चीर दी। पिछली जिंदगी का सीरियल किलर भले बाय वे की मौत से सीधे जुड़ा ना हो, लेकिन वो एक खतरनाक, चालाक, बेरहम पागल था। अगर वो पुलिस की घेरेबंदी से निकल सकता है तो साफ था वह इस शहर की अंधेरी परछाइयों में कहीं छिपा हुआ है। मुझे उस दोपहर की बात याद आई। खिड़की पर धूल भरा हल्का सा निशान और ग्रास पर पड़े हुए बेतरतीब फुटप्रिंट्स। अगर पिछली बारिश वाली रात का असली कातिल अभी तक सामने नहीं आया था तो क्या दोपहर को मेरी खिड़की पर झांकने वाला यही भागता हुआ हत्यारा हो सकता था? क्या वो पुलिस से बचते बचाते मेरे उस घर को चुन बैठा था जो दूर से किसी पैसे वाले का घर लगता था, या फिर वह किसी इन्फॉर्मर को ढूंढते हुए इलाके की टोल ले रहा था? जियांग यान, ध्यान से सुन, मैंने कहा, अगले कुछ दिनों में स्कूल और हॉस्पिटल के अलावा कहीं मत जाना। क्यों भाई? मैंने तो बोनस भी लिया है, सोचा तुझे ट्रीट दूं। तू ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है? वो फ्यूजिटिव सिर्फ हत्यारा नहीं है, वो बिना किसी सीमा वाला पागल है। तूने क्लू दी है, पैसे भी लिए हैं। अगर उसे पता चल गया कि उसे किसने पकड़ा तो सबसे पहले वही तुझ पे और आंटी पर हमला करेगा। नहीं नहीं, इतना भी क्या, उसके हाथ में जितनी जाने हैं तूने उतना खून भी नहीं देखा होगा। अब बहस मत कर। मैंने उसकी बात काट दी। स्कूल खत्म होते ही सीधे हॉस्पिटल जा, आंटी के साथ रहे, दरवाजा बंद कर लेना, कोई भी बुलाए बाहर मत निकलना। समझ गया? समझ गया, समझ गया भाई, मुझे मत डराओ। उसके जाने के बाद मैं कॉरिडोर की छाया में खड़ा रहा और क्लासरूम में शांत बैठी बाय वे को देखता रहा। मेरी पीठ में ठंड उतर आई। लीगान की सस्पेशन साफ हो चुकी थी। असली बारिश वाली रात का मर्डरर
अभी भी अंधेरे में था और अब बाहर भागा हुआ सीरियल किलर भी किसी दूसरी कड़ी की तरह हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था। ये दोनों अनजानी हत्यारी नियतें हमें चारों तरफ से घेर रही थी। मैंने जेब में रखा फोन छुआ, उस पर मेरे घर का मॉनिटर प्रोग्राम चुपचाप चल रहा था, चाहे बाहर की खिड़की पर दिखने वाले फुटप्रिंट्स इसके भी हों। अगर कोई फिर आया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रात की सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद मैं और बाईवे साथ साथ घर लौट रहे थे। रात की हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन बाईवे को शायद ये सफर बहुत पसंद आ रहा था। पूरा रास्ता वो छोटी छोटी बातें करती रही, क्लास की मजेदार घटनाएं, आज के क्वेश्चंस और टीचर्स की आदतें। उसकी आवाज में अब पहले जैसे घुटन नहीं थी, उसके हर शब्द में हल्कापन था। घर पहुंचते ही वो खुद ही एप्रन बांधकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद 2 कटोरे गर्मा गर्म टोमेटो एग नूडल्स और कुछ छोटे साइड डिशेस टेबल पर रख दिए गए। नानचेंग, जल्दी टेस्ट करो, आज मैंने तुम्हारे पसंद वाले फ्राइड एग्स भी बनाए हैं, जानबूझकर किनारे थोड़े क्रिस्पी रखे हैं। मैं मुस्कुराया, अगर तुम बनाओ तो जहर भी पूरा खा जाऊं। फिर शुरू हो गए। वह शर्माते हुए बोली, जल्दी खाओ नहीं तो नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे। डाइनिंग रूम की वार्म येलो लाइट उसके हल्के लाल पड़े चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल वह किसी मुलायम रोशनी में लिपटी हुई लग रही थी। मैं चुपचाप नूडल्स खाता रहा और इस चुए हुए छोटे से सुकून का आनंद लेता रहा। खाना खत्म होने के बाद बाईवे नहाने बाथरूम में चली गई। अंदर से गिरते पानी की आवाज लगातार आ रही थी। मैं सोफा पर टिककर बैठ गया और फोन में आज लगाए गए मॉनिटरिंग सिस्टम की फुटेज खोल दी। नाइट विजन कैमरास की वजह से घर के बाहर का हर कोना साफ दिखाई दे रहा था। मैं कैजुअली पुराने रिकॉर्डिंग स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक मेरी उंगलियां रुक गईं। शाम लगभग 6 बजे की फुटेज में, जब हम दोनों अभी घर नहीं लौटे थे, एक अजनबी आदमी मेरे घर के बाहर घूम रहा था। उसने कैप पहन रखी थी, शरीर थोड़ा मोटा था और उसकी आंखों के कोने नीचे की तरफ झुके हुए थे। वह लगभग 10 मिनट तक ग्रीनरी के पास मंडराता रहा। कई बार उसने गर्दन उठाकर सीधे मेरी खिड़की की तरफ झांका भी। मैंने तुरंत पुलिस नोटिस वाले फ्यूजिटिव की तस्वीर दिमाग में कंपेयर की। नहीं, वह आदमी सीरियल किलर नहीं था। उस फ्यूजिटिव का शरीर दुबला था और चीक बोन्स बहुत उभरे हुए थे। तो फिर ये कौन था? क्या ये वही असली मर्डरर था जो पिछली जिंदगी की बारिश वाली रात में छिपा हुआ था, या फिर कोई और? दुश्मन का अंधेरे में छिपा होना मुझे बेहद परेशान कर रहा था। एक तरफ भागा हुआ सीरियल किलर, दूसरी तरफ पिछली जिंदगी का अननोन मर्डरर, और अब ये नया अजनबी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी विशाल काले भंवर के बीच खड़ा हूँ। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। घड़ी ने रात का 1 बजाया। पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मौत जैसी खामोशी में डूब चुका था। मैं मास्टर बेडरूम के बेड पर लेटा था, आंखें बंद थीं, लेकिन नर्व्स अब भी पिछले जीवन वाले पुलिस इंस्टिंक्ट की तरह पूरी तरह सतर्क थीं। तभी कच बाहर से बेहद हल्की आवाज आई। उसके तुरंत बाद धीरे धीरे दबाकर रखे गए कदमों की आहट सुनाई दी। कोई लिविंग रूम की बड़ी विंडो के पास आ रहा था। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैं बिना आवाज किए बेड से उतरा, दीवार से सटकर धीरे धीरे लिविंग रूम की शैडो तक पहुंचा। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने कर्टन के बीच की पतली दरार से बाहर देखा। एक दुबली सी काली परछाई मेरे घर की आउटर वॉल से चिपकी हुई थी। वह आदमी विंडो के पास हाथ फेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विंडो खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पूरे शरीर की मसल्स कस चुकी थी। अगर उसने एक भी गलत हरकत की तो मैं उसी पर बाहर निकलकर उसे गिरा देता, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैं देखना चाहता था कि वह आखिर करना क्या चाहता है और क्या उसके साथ कोई दूसरा साथी भी है। करीब 2-3 मिनट तक वह शैडो बाहर खड़ी रही। फिर शायद उसे एहसास हो गया कि विंडो अंदर से लॉक है, या फिर उसे किसी खतरे की भनक मिल गई। वह अचानक मुड़ा और तेज कदमों से ग्रीनरी के अंधेरे में गायब हो गया। मैं इंस्टिंक्टिवली दरवाजा खोलकर उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ डोर नॉब तक पहुंचा, मैं रुक गया। मैं पीछे मुड़कर गेस्ट रूम का बंद दरवाजा देखा। उस कमरे के अंदर बाईवे सो रही थी। उस पर मुझे साफ समझ आ गया, उस शैडो को पकड़ना जरूरी था, लेकिन बाईवे की सेफ्टी उससे भी ज्यादा जरूरी थी। मैंने मन का गुस्सा दबाया और वापस टेबल के पास जाकर मॉनिटर कंप्यूटर खोल दिया। मैंने तुरंत उसी दिशा की इंफ्रारेड फुटेज निकाली। वीडियो रिवाइंड होने लगा। स्क्रीन पर वही शैडो दोबारा दिखाई दी। टॉप ग्रेड कैमरास की क्वालिटी इतनी साफ थी कि उसके कपड़ों की सिलवटें तक दिखाई दे रही थी। मैंने सांस रोककर फुटेज को उस पल तक आगे बढ़ाया जब वह आदमी मुड़कर जाने वाला था, और फिर उसने अचानक सिर घुमाया। इंफ्रारेड कैमरा ने उसी पल उसका चेहरा साफ कैप्चर कर लिया। चेहरा देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो चेहरा, वो ये सी था, क्लास का वही चुप रहने वाला लड़का जिसे हर कोई वीक और बुलीड समझता था। वही लड़का जो हमेशा सिर झुकाकर चलता था। लेकिन वह आधी रात को मेरे घर की खिड़की के बाहर क्या कर रहा था? कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। पूरा लिविंग रूम अंधेरे में डूबा था। मैं अकेला सोफा पर बैठा अपने घुटनों पर उंगलियां थपथपा रहा था। दिमाग किसी मशीन की तरह तेजी से काम कर रहा था। दिन का वह मोटा आदमी, रात का ECI और खिड़की पर बना हुआ धूल भरा हैंडप्रिंट, इन सब के बीच आखिर कनेक्शन क्या था? अगर हैंडप्रिंट उस मोटे आदमी का था तो वह सिर्फ बाहर घूमकर क्यों चला गया? वह किसके लिए काम कर रहा था? मैंने गहरी सांस ली और फिलहाल उस मोटे आदमी की बात दिमाग से हटाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये सी था, स्कूल में हमेशा डरा सहमा रहने वाला वह लड़का आधी रात को इतनी प्रोफेशनल तरीके से स्टॉकिंग क्यों कर रहा था? जैसे ही मेरे डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जागे, पिछली जिंदगी के कई इग्नोर्ड डिटेल्स अचानक दिमाग में लौट आए। मुझे वो तूफानी बारिश वाली रात याद आई। उस रात ये सी भी क्राइम सीन के आसपास मौजूद था। कुछ गुंडों ने उसे डेड एंड एली में घेर कर पीटा था और बाय वे
उसी कन्वीनियंस स्टोर से निकलकर उसी गली की तरफ गई थी। पिछली जिंदगी में मैंने हमेशा यही सोचा था कि ये सीआई बस एक अनलकी विक्टिम था जो गलत समय पर गलत जगह फंस गया, लेकिन अब वही विक्टिम आधी रात को मेरे घर की खिड़की के बाहर छिपा खड़ा था। क्या पिछली जिंदगी में बारिश के बीच बाई वे के हाथ से फ्रूट नाइफ छीनकर उसे मारने वाला असली किलर ईसी था? ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉजिक तुरंत सक्रिय हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से पिछली जिंदगी की यादों को रिवाइंड करने लगा। बाई वे की मौत के बाद पूरा स्कूल हिल गया था। हर दिन पुलिस आती थी, हर स्टूडेंट से पूछताछ होती थी, पूरा कैंपस डर के माहौल में डूब गया था। लेकिन ये सी वह तब भी हमेशा की तरह क्लास के कोने में चुपचाप बैठा रहता था। न डर, न घबराहट, न कोई असामान्य रिएक्शन। उसकी शांति एक मरी हुई झील जैसी थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह समझता था। अगर कोई सच में किलर हो तो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके इमोशंस में कहीं ना कहीं दरार जरूर दिखती है। लेकिन ये सी वो तो पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि वो शांति खुद डरावनी लगने लगी। उस तरह की परफेक्ट एक्टिंग के लिए बेहद खतरनाक मानसिक नियंत्रण चाहिए। क्या कोई ऐसा लड़का जो रोज बुलिंग से कांप जाता हो वाकई इतनी टेरिफाइंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रख सकता है? अगर रखता था तो इसका मतलब था स्कूल में उसकी पूरी पर्सनैलिटी नकली थी। वह एक जहरीले सांप की तरह भेड़ की खाल पहनकर सालों से सबके बीच छिपा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे कमरे में गूंज रही थी। मेरे भीतर अचानक डर की एक लहर उठी। अगर पिछली जिंदगी का असली मर्डर सच में ये सी था तो आज रात उसका मेरे घर तक आना क्या इस बात का संकेत था कि इस जन्म में भी उसने मुझे और बाईवे को अपना टारगेट बना लिया है? मैंने धीरे से आंखें खोली। चाहे तुम इंसान हो या किसी राक्षस जैसे दिमाग वाले पागल, मैंने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारा असली चेहरा जरूर बाहर निकालूंगा। मैं सोफा से उठा और धीरे धीरे गेस्ट रूम के दरवाजे तक गया। मैंने चेक किया, दरवाजा अंदर से ठीक से लॉक था। अंदर से बाईवे की स्टेडी सांसों की हल्की आवाज आ रही थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे भीतर की बेचैनी को थोड़ा शांत किया। लेकिन उसी पल मैंने मुठ्ठियां कस ली। ये टिकिंग बॉम्ब अब भी हमारी क्लास में मौजूद था। मैं उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मैंने फैसला कर लिया, कल स्कूल जाकर मुझे ईसी से सीधे सामना होगा। उसकी मासूमियत की नकली परत को फाड़कर बारिश वाली रात और आज रात की सच्चाई बाहर निकालनी होगी। अगली सुबह हल्की सुनहरी धूप बालकनी की जाली से छनकर लकड़ी के फ्लोर पे पड़ रही थी। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला। किचन से बेकन फ्राई होने की छन्न छन्न आवाज आ रही थी। साथ में टोस्टेड ब्रेड की खुशबू भी हवा में हिल रही थी। बई वे सफेद हुडी पहने किचन काउंटर के सामने खड़ी थी। सुबह की धूप उसके पतले और मुलायम चेहरे को एक गर्म चमक दे रही थी। उस पल वो इतनी शांत